नमस्कार दोस्तों, अल्पाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कोसेट के बारे में कि कोसेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम सब ग्रुप देख चुके थे कि सब ग्रुप होता क्या है, सब ग्रुप पहचानते कैसे हैं और क्या कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशन में हमने देखा था कि अगर कोई ग्रुप हमारा जी हो तो उसका हम एक सबसेट लेते थे H। ठीक, उससे दो एलिमेंट उठाए, क्योंकि बाइनरी कंपोजिशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम दो एलिमेंट उठाए ए और बी। ठीक है, और हमने देखा कि अगर ए ऑपरेटेड ऑन बी इनवर्स एंड द रिजल्ट्स आर इन एच, देन वी कॉल्ड एच इज सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, या ये तो वन स्टेप टेस्ट हुआ। टू स्टेप टेस्ट में क्या बोले थे कि ए ऑपरेशन बी कहाँ होना चाहिए, जी में होना चाहिए, और बी का इनवर्स सॉरी एच में होना चाहिए, और बी का इनवर्स भी कहाँ होना चाहिए था, एच में होना चाहिए था। तो सबग्रुप कैसे चेक करते हैं वो हमने देखा यहाँ पे। अब सबग्रुप के आगे की कहानी है कोसेट। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम चलते जा रहे हैं यहाँ पे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो अगला स्टेप आता है सबग्रुप में, फिर कोसेट। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए अभी कोसेट की डेफिनेशन नहीं है, अब मैं कॉन्ग्रुएंसी पे चल रहा है। कॉन्ग्रुएंसी पीछे ग्रुप में पढ़े थे, बट अभी फिर से एक बार हम देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि H be a subgroup of G, let H be a subgroup of G। H क्या है, G का सबग्रुप है, ये गिवन है, दे चुका है। ठीक है, यहां पे क्लेम नहीं करना, ये दे चुका है, H G का सबग्रुप है, and A, B belongs to G, two elements from the group। Then we say A is congruent to B mod H, sorry this is B mod H। A is congruent to B mod H if AB inverse belongs to H। ठीक है, A जो है congruent होगा B mod H के अगर AB inverse H में बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसको नोटेशन कैसे दिखाते हैं ये वो हम लोग ट्रिपल डैश लगाते हैं यहाँ पे, फिर B mod H। ध्यान दीजिएगा यहाँ H स्मॉल h नहीं है, H सबसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्ग्रुएंसी कब होगी, जब ये होगा A is congruent to B mod H, कब लिखेंगे, जब AB इनवर्स H में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने I डबल F लिखा है, if and only if मतलब कन्वर्स आल्सो ट्रू। ठीक है, अगर AB इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि A is congruent to B mod H। दोनों ही हमारा क्या है, सही है, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि यहाँ हमने I डबल से अंडरलाइन किया यहाँ पे हमने, ठीक, कन्वर्स आल्सो ट्रू। चलिए, तो ये जो रिलेशन है ना ए और बी में कॉन्ग्रुएंसी का, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। चलिए, तो देखते हैं कैसे इक्विवेलेंस होता है। वो तो आराम से बहुत इजी है प्रूव करना, बट फिर भी तो रिलेशन हम लिख के, क्या हमारा रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का ना, तो लेके चल रहे हैं हम। लेट A is congruent to B mod H। क्या पढ़ रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं ये ध्यान देना है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं A is congruent to B mod H। ठीक है, then AB inverse belongs to H। ठीक है, या AB inverse belongs to H, then this is also holds। then हटा के हम if ही लिख लेते हैं, ज्यादा सही है। अरे मिट जाओ गुरु, यहाँ पे if कर लेते हैं ना। चलिए, इस रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं हम अभी। तो सबसे पहला क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव A रिलेटेड टू A। चलिए, तो फॉर A belongs to G, for A belongs to G, A inverse also belongs to G, for A belongs to G, A inverse also belongs to G। ग्रुप है ना भाई, ग्रुप है। ठीक, और A B कहां से लेना था हमको, A B कहां से लेना था, ये ध्यान देना है कि हमें A और B कहां से लेना था। हम लोग कहां पढ़ रहे थे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे ना। ठीक है, कहां गए, सेकंड इज
थर्ड पे था, ठीक है। तो ए इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। चलिए तो हम ए इनवर्स निकालते हैं। ये क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक। दिस बिलोंग्स टू जी एज वेल एज एच। क्यों? क्योंकि एच अगर सब ग्रुप है तो उस ग्रुप और उसके सब ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है, तो ई कहां बिलोंग कर जाएगा, एच में, ठीक है। सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। वही आइडेंटिटी है ना, वो जो आइडेंटिटी ग्रुप जी के लिए होगी वही एच के लिए होगी। तो ए इनवर्स इक्वल टू ई एंड ई आल्सो बिलोंग्स टू एच। सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, हेंस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच। हेंस A is congruent to A mod H, ठीक है, mod H नॉट मॉडुलो, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कौन सा, रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो यहां पे हम नोट लिख लेते हैं, दिस इज रिफ्लेक्सिव। कैसे हुआ ये हमने देख लिया। अगला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक में क्या बोलते थे, सिमेट्रिक में दिया रहता है ए रिलेटेड टू बी, हमें प्रूफ करना रहता है बी रिलेटेड टू ए। तो गिवन ए रिलेटेड टू बी मींस हम मान के चलते हैं लेट, ऑब्वियसली लेट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच, ठीक है। इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि बी ए इनवर्स भी कहां कर जाएगा, एच में बिलोंग कर जाएगा। तो हम प्रूफ कर देंगे रिफ्लेक्सिविटी। देन फॉर एनी स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। भाई ए बी इनवर्स अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो एच के किसी एलिमेंट के बराबर होगा, तो वही हमने यहां लिख दिया, ए बी इनवर्स इक्वल टू एच, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है, बी ए इनवर्स। चलिए तो पहले हम यहां बी ए इनवर्स बनाने के लिए क्या कर लें, पहले बी से ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी इनवर्स बी इक्वल टू एच बी, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी, बी बी इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। और आइडेंटिटी में ए को ऑपरेट कराएंगे वही हमें ए मिल जाएगा, ठीक है, एच बी। नाउ ए इनवर्स को ऑपरेट कराइए यहां पे आप, एच बी ए इनवर्स, ठीक। बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अब ये ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा एच बी ए इनवर्स। अब यहां पर ध्यान देना है, ये ई कहां का हो गया, ये कहां का हो गया, एच में बिलोंग कर गया ना। ये आइडेंटिटी कहां की है, एच की है, ये आइडेंटिटी एच की है। तो अगर कोई एच जो है, कोई एच अगर कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, एच अगर सब ग्रुप है हमारा, तो इसमें एच का इनवर्स भी उसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि सब ग्रुप है। सब ग्रुप अपने आप में एक ग्रुप होता है, तो उसके हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, तो एच का भी इनवर्स बिलोंग करेगा उसमें, मींस एच इनवर्स होल्ड करेगा, ठीक है। हम एच इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं दोनों साइड में, ठीक है। नाउ ऑपरेट एच इनवर्स, सॉरी, नाउ ऑपरेट एच इनवर्स बोथ साइड। तो क्या होगा, एच इनवर्स ई इक्वल टू एच इनवर्स एच बी ए इनवर्स। अब ये देखिए एच इनवर्स ई क्या हो गया, ये एच इनवर्स ही आएगा, ठीक, इक्वल टू ये आइडेंटिटी ई हो जाएगा, और बी ए इनवर्स पे अप्लाई करेंगे तो दिस इज बी ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी में किसी को भी तो आइडेंटिटी देगा ना हमारा, ये वाला ये पोर्शन यहां से। और एच इनवर्स कहां का एलिमेंट है, दिस बिलोंग्स टू एच, दिस बिलोंग्स टू एच, ये हमारा कहां का एलिमेंट है, कैपिटल एच का। तो यहां से क्या पता चल गया
बी ए इनवर्स में कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, तो यहां से हेंस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एच। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच लेके चले थे, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एच पे पहुंच गए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, खुद से सोचना है, ठीक है। और जो डेफिनेशन कर रही है बस वहीं पे चलते जाना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। यहाँ से बस क्या किए, बी इनवर्स को रिमूव करने के लिए बी अप्लाई कर दिया दोनों साइड में। हाँ ये ध्यान देना है कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट में अप्लाई करेंगे तो दोनों साइड लेफ्ट में, राइट में करना दोनों साइड राइट में करेंगे। तो यहाँ बी इनवर्स को हटाने के लिए बी को हमने लेफ्ट में राइट में अप्लाई किया, तो यहाँ बी को राइट में अप्लाई किया था। तो बी इनवर्स आइडेंटिटी दे देगा और आइडेंटिटी में ए ऑपरेट होगा तो ए मिल जाएगा। यहाँ एच बी हो गया था। अगला ए को हटाना है, ए इनवर्स अप्लाई कर दिया दोनों साइड में, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू एच बी ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी दे देगा। और चूंकि एच एक सबग्रुप है तो स्मॉल एच का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एच इनवर्स से अप्लाई कर, यहां अप्लाई कर दे दोनों साइड में। एच इनवर्स ई इक्वल टू एच इनवर्स एच बी ए इनवर्स, दिस गिव्स एच इनवर्स एंड दिस इज बी ए इनवर्स। और ये कहां बिलोंग कर गया, एच में, तो बी ए इनवर्स बेस में बिलोंग कर गया, बी कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड एच। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगला ट्रांजिटिव, क्या लिख रहे हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिविटी आप देख सकते हैं, ट्रांजिटिविटी कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या दिया रहता है, इसमें क्या क्या दिया रहेगा, दिया रहेगा कि A is congruent to B mod H and B is congruent to C mod H। हमें प्रूफ करना रहेगा A is congruent to C mod H। दो चीजें दी रहती हैं, लेट, तो जो दी रहती हैं उसको लिख लेते हैं। A is congruent to B mod H and B is congruent to C mod H। नाउ इसका मतलब क्या होगा, ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी इनवर्स भी कहां बिलोंग कर रहा है, एच में। हमें क्या प्रूफ करता है कि ए सी इनवर्स एच में बिलोंग कर जाए, ठीक है। चलिए, अगर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है और बी सी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, दो एलिमेंट अगर एच में बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों का ऑपरेशन भी क्या होगा, एच में बिलोंग करेगा, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है तो क्लोज होगा। दिस इज क्लोज अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन व्हिच होल्ड्स इन जी। देन ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स also this is belongs to H, यहाँ लिख सकते हैं since H is subgroup of G, subgroup of G। अब यहाँ पर देखिए A B इनवर्स B C इनवर्स belongs to H। अगला स्टेप आपको खुद आइडिया होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। B इनवर्स भी क्या होगा, आइडेंटिटी E देगा और E को A में ऑपरेट कराएंगे आपको A मिलेगा, तो AC इनवर्स आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ से, इम्प्लाइज AC इनवर्स belongs to H implies A is congruent to C mod H। तीनों होल्ड कर गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हेंस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस this relation is equivalence relation, ठीक है। मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है, A is congruent to B mod H, तो A और B में जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हम देखते हैं कि जब भी कहीं इक्विवेलेंस रिलेशन आता है वो उस सेट का पार्टीशन करता है, उस पर्टिकुलर सेट का पार्टीशन करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि A और B जो है ना, ये
सेट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अलग अलग क्लासेस में। ठीक, पार्टीशन का मतलब मैंने पहली क्लास में बताया था कि पार्टीशन करके फायदा क्या है, मिलता क्या है। ठीक है, एक सेट में बहुत ढेर सारे एलिमेंट हैं, हाँ सपोज दैट 10 लाख एलिमेंट हो, 20 लाख एलिमेंट हो, जितने भी हो। ठीक, तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन सेट पे फॉलो कर रहा है तो होगा क्या कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट के कलेक्शन की एक क्लास बनेगी। ठीक है, वो एक सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे होंगे। जैसे 20 एलिमेंट उठा लिया तो उन 20 की प्रॉपर्टी अब सेम होगी, वो 20 एक तरीके से बिहेव करेंगे, एक उनका सब कुछ का पर्सपेक्टिव एक होगा। ठीक है, और वो पूरी क्लास एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके मैप करती है, मतलब इतना बड़ा सा क्लास। ठीक, ये मैप करेगा कहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे कई सारे क्लासेस, पूरे सेट को कई सारे ऐसे क्लासेस में डिवाइड कर दे और हर क्लास एक एलिमेंट पे मैप कर देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा सेट क्या होगा, छोटा कर सकते हो उसको आराम से। अब हमें पूरे सेट के बारे में अगर आइडिया लेना हो तो इन छोटे एलिमेंट्स को देख के हम पूरा का पूरा बता सकते हैं। सामने वाले को हमने सेट पकड़ा दिया कि ये सेट है, इसकी कर्नलिटी 10,000 है। ठीक है, आप हमें इसके बारे में बताओ, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर 1,000 की क्लासेस बन गई तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 क्लास बनेगी और 10 क्लास और 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी या 10 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताएंगे और सेट की प्रॉपर्टी हमें मिलती जाएगी। तो ये फायदा होता है पार्टीशन का। अब ये सेट को क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। तो इतना होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सेट का पार्टीशन करनी है जब इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो चलिए, तो अगर ऐसा होता है ना, अब इसको डिनोट करने का एक तरीका होता है, कैसे डिनोट किया जाए। ठीक है, तो अब इसको डिनोट करने के लिए हमें जो सेट मिलेगा, ठीक है, जो क्लासेस मिलेंगी उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। सेट को जब हम सेट का पार्टीशन करेंगे तो जो पार्टीशंस मिलते हैं उनको हम क्लासेस बोलते हैं और पूरा का पूरा नाम होता है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, दैट इज क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ बी, क्लास ऑफ सी। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमें अगर इसको अब फाइनली लिखना हो, कैसे लिखेंगे, तो हमें लिखना होता है फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, किसी भी एलिमेंट ए के लिए जो ग्रुप में है। ठीक है, हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डिफाइन करेंगे, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए is given by, देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे क्लास ऑफ ए। ठीक है, क्लास ऑफ ए मींस कोई भी नंबर ए मॉड एच के कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई भी नंबर ए मॉड एच के कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई भी नंबर मींस इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए मॉड एच के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस सेट में ऐसे नंबर आएंगे such that x is congruent to a mod h. This is our class of a. एंड इसी तरह हम क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ बी, क्लास ऑफ सी बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अलग अलग क्लासेस मिलती जाएंगी। तो हम आगे देखेंगे कि हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक एक क्लास मिल रही है। ठीक है, वहीं से कोसेट पे जाते हैं, तो ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब a और x, ठीक है, यहां से क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod h। ठीक, तो कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो a mod h के कॉन्ग्रुएंस में हो। ठीक है, हो सकता है x1 कॉन्ग्रुएंट टू a mod h हो, x2 कॉन्ग्रुएंट टू a mod h हो, x3 कॉन्ग्रुएंट टू a mod h हो, बहुत सारे 20, 25, 30, 35 कई सारे एलिमेंट मिल सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंट टू a mod h हो। तो उनका कलेक्शन जो होगा क्या होगा, क्लास ऑफ दैट एलिमेंट a जिसके कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं। ऐसी क्लास ऑफ b होगा, क्लास ऑफ c होगा, क्लास ऑफ d होगा, जितने होंगे। ठीक तो ये सारे हैं ये क्लासेस। ठीक है, इन्हीं को आगे हम कोसेट बोलेंगे। ठीक, इन्हीं को आगे कोसेट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं
कोसेट की डिफिनीशन पे, ठीक है। पहले कोसेट की डिफिनीशन देखेंगे क्या होता है, उसके बाद उस कोसेट को इसके बराबर प्रूफ करेंगे, तब हमें पता चलेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हमने कॉन्ग्रुएंस मॉडलों के इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंसी दिखाई, ठीक है, दिखाई वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। फिर दिखाया कि वो रिलेशन जो इक्विवेलेंस है वो इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं, और उन क्लासेस को हमने कोसेट नाम दिया है, अलग अलग कोसेट्स होते हैं। ये दोनों बराबर कैसे होते हैं वो देखेंगे आगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं कोसेट की, आप नोट कर सकते हैं कोसेट की डेफिनेशन, चाहे तो यहाँ से स्टार्ट होता है कोसेट। ध्यान रहे कोसेट पढ़ने से पहले ये क्लियर होना चाहिए एनी हाउ। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पे, डेफिनेशन सॉरी, डेफिनेशन सिंपल है, H be a subgroup of G. Let H be a subgroup of G. ये ध्यान रखना है। वहां भी कॉन्ग्रुएंसी कहने के लिए H को सबग्रुप लिया था और यहां भी सबग्रुप ले रहे हैं, तो H को तो G का सबग्रुप होना ही पड़ेगा। Then the set HA, ठीक है, the set HA is called right coset of G, right coset of H in G. Then the right coset, कोसेट राइट और लेफ्ट दो होते हैं और हम दोनों में अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। देन द राइट कोसेट ऑफ H in G is defined as HA, ध्यान दीजिएगा, आप इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखते हैं, HA, ठीक है, so that H belongs to H, ठीक है। यहाँ A की इंफॉर्मेशन A कहाँ से बिलोंग कर रहा है, A हमारा हमेशा G से बिलोंग कर रहा है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। Let H be a subgroup of G, then write coset of H in G, यहाँ पे लिख सकते हैं आप for any A belongs to G, ये छूट गया था, ठीक। तो राइट कोसेट क्या कहता है कि हमारे पास एक सबग्रुप है H का, ठीक है, H एक सबग्रुप है G का, सॉरी H G का एक सबग्रुप है, और एक एलिमेंट हम उठा लिए कहां से, ग्रुप से। हमेशा एलिमेंट कहां से उठाना है, ग्रुप से। H ऑलरेडी एक सबग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, तो उस सबग्रुप के हर एलिमेंट पे, उस सबग्रुप के हर एलिमेंट पे G का वो एलिमेंट जिसे हमने चूज किया था उसे ऑपरेट कराना है राइट साइड में, तब वो कलेक्शन राइट कोसेट कहलाता है, ठीक है। H एक सबग्रुप लिया, वापस समझिए इसको ध्यान से, H एक सबग्रुप लिया G का, G ऑलरेडी एक ग्रुप था, G से हमने एक एलिमेंट उठाया A, फिक्स कर लिया, ठीक। तो H के जितने एलिमेंट हैं उन सब में A को ऑपरेट किया राइट साइड में, तब वो कलेक्शन राइट कोसेट कहलाता है, ठीक है। और अगर हमने ऑपरेट किया लेफ्ट साइड में, तब वो कलेक्शन लेफ्ट कोसेट कहलाता है। ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स आने हैं वो हमारे उस सेट से बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक, ये ध्यान देना है। तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट में क्या होना चाहिए कि हम पहले सेट उठाए, सबग्रुप उठाए, सबग्रुप के एलिमेंट उठाए हम, ठीक है, और उसमें राइट साइड में G का कोई एलिमेंट ऑपरेट करा दिया, तो राइट कोसेट इतना क्लियर रहे, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। अगला, अगर हम लेफ्ट साइड में उसी एलिमेंट को ऑपरेट करा देंगे तो लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। अब हमें अगला ये चेक करना है कि राइट या लेफ्ट कोसेट है, मतलब यहाँ आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में लेफ्ट कोसेट और यहाँ पे ब्रैकेट में AH कर देंगे, ठीक है, आप लिख सकते हो सिमिलरली लेफ्ट कोसेट इज गिवन बाय, आप AH कर सकते हैं, कोई तो कहाँ ऑपरेट कर रहा है, लेफ्ट में, ठीक है, such that H belongs to, ठीक। तो राइट कोसेट हुआ, लेफ्ट कोसेट हुआ।
अब हमें ये दिखाना है कि राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट उस ए के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होते हैं या क्लास ऑफ ए के बराबर होते हैं, ये हमें दिखाना है, ये हमारा मेन टास्क है। ठीक, चलिए आगे दिखाते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द लेफ्ट और राइट कोसेट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक, तो ये थियरम आप उसको थियरम या नोट जो भी मान के लिखे, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। आप थियरम या नोट जो भी मान के लिखो, थियरम ही लिखो क्योंकि ये ज़्यादा इस शब्द से आप अवेयर हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एच ए इक्वल टू एक्स, एच ए इक्वल टू एक्स। एच ए में किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू जी सच दैट एच ए में किस टाइप के एलिमेंट है? एक्स टाइप के एलिमेंट है, सच दैट एक्स इक्वल टू ए मॉड एच, सच दैट एक्स इक्वल टू ए, सॉरी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एच, दिस इज इक्वल टू क्लास ऑफ ए। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, ये ध्यान देना है। एच ए में किस टाइप के एलिमेंट है? उस टाइप के एलिमेंट है जिसमें एच के सभी एलिमेंट पे ए को राइट में ऑपरेट कराया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि एच ए में इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, अब हम किस तरीके से लेके चलेंगे दोनों में इक्वल प्रूफ कराने के लिए? तो अगर दो सेट को हमें इक्वल प्रूफ कराना हो, मतलब हमने एच ए को अगर क्लास ऑफ ए के इक्वल प्रूफ कराना हो, तो हम क्या करते थे? दो सेट को अगर इक्वल प्रूफ कराना होता तो एक से एलिमेंट उठाते थे और दिखा देते थे वो दूसरे में चला गया। ठीक, फिर रिवर्स प्रोसेस करते थे, दूसरे वाले से उठाते थे, दिखाते थे कि पहले में वापस आ गया। ठीक है, तो क्या होता था कि ए सबसेट हो जाता था बी का और बी सबसेट होता था ए का। तो इस तरह से हम कहते थे कि ए इज इक्वल टू बी। सेट को इक्वल प्रूफ कराने की सिंपल टेक्निक जो 12th में पढ़े थे। ए और बी दो सेट है, दोनों इक्वल कब होंगे? जब हम x a से उठाए और b में दिखा दें उसको, तो a सबसेट ऑफ b हो जाता है। फिर b से उठाए a में दिखा दें तो b सबसेट ऑफ a हो जाता है। जब दोनों होल्ड कर गया तो द सेट a इज इक्वल टू द सेट ऑफ द सेट b। आप यहां से इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, ये अगर ये हटा दोगे, आप बस इतना ही लिखोगे क्लास ऑफ a इज दैट दिस, एंड हमको इसको इसके इक्वल दिखाना है तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में आपको लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, सिंपल टेक्निक, खुद से ही सोचना है, अलग कुछ करेंगे नहीं। स्टार्ट करेंगे अपने आप से सोचना, मतलब जैसे सिंपली अगर दो सेट है ना, दो सेट है उसमें कुछ एक कंडीशंस हैं। चलिए हम उठाते हैं एलिमेंट कहां से? इससे एच ए से। लेट x belongs to h a, यहां से उठाया let x belongs to h a। अब x belongs to h a तो ये x क्या होगा? implies that x equal to h a for some h belongs to h। भाई ये x क्या है? h के किसी एलिमेंट में सेट G के ग्रुप G के किसी एलिमेंट A को राइट में ऑपरेट कराया गया, तो उसके बराबर का रिजल्ट है ये। तो x इज इक्वल टू h इनटू a, वेयर h बिलोंग्स टू कैपिटल H। ठीक है, या सब ग्रुप H। अब अगर ऐसा हो गया तो यहां से हमें क्या मिल सकता है? यहां से अगर x हमारा h है तो हमें क्या मिल सकता है कि x a इनवर्स। भाई अगर आप यहाँ a इनवर्स को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि a कहां का एलिमेंट है? ग्रुप का। और ग्रुप में अगर एलिमेंट a है तो उसका इनवर्स भी होल्ड करेगा, तो a इनवर्स से अप्लाई करिए बोथ साइड। सो x a इनवर्स इज इक्वल टू h a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स को दोनों साइड में अप्लाई किया। बार-बार ये लिखना नहीं है कि अप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड, अप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड, ये खुद समझने वाली चीज है। अगर दोनों को आपने अप्लाई किया, बल्कि आप यहाँ पे नाउ लिख दीजिए, यहाँ पे नाउ। ठीक, और ये क्या देगा? ये आइडेंटिटी देगा E। ठीक है, ये आइडेंटिटी देगा E
और वो आइडेंटिटी की होगी ग्रुप की भी और सब ग्रुप की भी, दोनों की होगी, ठीक है। इसका मतलब एक्स ए इनवर्स इक्वल टू एच ई, वेयर ई बिलोंग्स टू कैपिटल एच सब ग्रुप और स्मॉल एच पी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच से, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स ए इनवर्स इक्वल टू एच, और एच कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सब ग्रुप से। इसका मतलब हो गया कि एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये क्या बताया, हेंस x is congruent to a mod h। अभी हमने पिछला थ्योरम पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी का वो डेफिनेशन पढ़ा था, सॉरी, कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं, जब ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाता था सब ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ x इनवर्स बिलोंग करके h में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या कर लिया यहाँ पे, hence x congruent to a mod h, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये x कहाँ चला गया, क्लास ऑफ a में। ये किसका रिलेशन था, क्लास ऑफ a का ही रिलेशन था, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास थी, implies x belongs to class of a। इससे पता चल गया कि HA is सबसेट ऑफ क्लास ऑफ A, ये पहला। अब उल्टा प्रूफ कर दे कि क्लास ऑफ A इज सबसेट ऑफ HA, राइट कोसेट ऑफ A, देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइट कोसेट है वो दिस A के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। चलिए तो रिवर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली आप वापस उठाइए, x को कहां से उठाइए, क्लास ऑफ A से। जब x को क्लास ऑफ A से उठाते हैं तो क्लास ऑफ A में कैसे एलिमेंट है, x congruent to A mod H implies x is congruent to A mod H। तो x अगर congruent to A mod H कैसे लिखते थे, उसको ऐसे लिखते थे A mod H। और अगर x congruent to A mod H है तो इसका मतलब क्या होता था, this implies that x A inverse belongs to H। ये सीधे सीधे क्या हो गया, x A inverse H में बिलोंग कर गया। भाई इसको ऐसे लिखते थे ना, x is congruent to A mod H if I double f if x A inverse belongs to H। पीछे क्लास इक्विवेलेंस क्लास के डेफिनेशन पढ़ के आए अभी पिछले थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये अगर हो गया तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि x A इनवर्स भी किसी न किसी h के बराबर होगा ना, फॉर सम h बिलोंग्स टू h। क्यों, क्योंकि भाई h सब ग्रुप है और ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसे किसी न किसी एलिमेंट के बराबर होगा, मान लीजिए h के बराबर होगा। तो अब क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने a दोनों साइड में, अप्लाई a बोथ साइड। तो नाउ x A इनवर्स A equal to H A implies x equal to H A, ठीक। यहां से क्या कह सकते हैं, x belongs to H A। x जो है H A के बराबर होगा, x आर्बिट्री है तो हर x इसी टाइप का होगा, और ये क्या है, ये राइट कोसेट है, राइट कोसेट का एलिमेंट है, तो x कहां से बिलोंग कर गया, राइट कोसेट में। तो यहां से हमें क्लियर हो गया, implies hence class of A is subset of H A, ठीक है। पीछे क्या प्रूफ किया था, H A is subset of class of A, और अभी क्या प्रूफ कर दिए, class of A is subset of H A। दूसरा तो from 1 and 2 H A equal to class of A। Similarly AH equal to class of, ठीक। लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो, दोनों क्या होंगे, उस A के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है हमेशा, ठीक है। तो लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो, वो क्या होते हैं, वो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं A के।
और इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती थी, वो सेट का पार्टीशन करता था। तो या तो सेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा, क्लासेस बनाएगा वो, तो ठीक है। तो इससे क्या फायदा है कि या तो दो क्लासेस सेम होंगी, या तो दो क्लासेस क्या होंगी, सेम होंगी, या दोनों क्लासेस टोटली डिफरेंट होंगी, बीच में उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। या तो अगर दो क्लासेस हैं तो उसके हर एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे, या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कोई भी आइडेंटिकल नहीं होगा, ये बात है। तो अगर दो कोसेट्स हैं, अगर किसी ग्रुप में अगर कोई सब ग्रुप के कोसेट बन रहे हैं, ठीक है, तो या तो वो कोसेट आइडेंटिकल हो जाते हैं या फिर वो टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। या तो आइडेंटिकल या टोटली डिफरेंट। जैसे अभी तो ये पूरी कहानी थी, ठीक, थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे आपको पता है ये ग्रुप बनाता है, शुरू में पढ़ा था Z+S ग्रुप, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस ग्रुप से कोई एलिमेंट उठाया, भाई इंटीजर का सेट है ना, तो हमने 2 उठा लिया, लेट 2 बिलोंग्स टू सेट। लेट क्या करना है, 2 तो बिलोंग ही करता है ना, लेट क्यों लगाएंगे यहाँ पे। अगर इंटीजर से ग्रुप उठाया, अब हम लिख रहे हैं अगर 2z लेफ्ट को लेफ्ट कोसेट, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर के हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये -4, ठीक है, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, ठीक, ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए ये हुआ, अब 2z ले लिया आपने, ठीक है। अगला आप अगर 4z लेते हैं, ठीक है, 4z लेते हैं तो क्या होगा, इसमें आप किससे अप्लाई करेंगे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4z करिए आगे तो क्या होगा, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये 4z पूरा का पूरा 2z में कांटेंट है, ये 4z पूरा का पूरा 2z में कांटेंट है, 2z से ही बना है, ठीक है। अगर इन दोनों में एलिमेंट कॉमन है तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, ऐसा नहीं कि एक कॉमन है या 2 कॉमन है या 3 कॉमन है, ऐसा नहीं है, कुछ ही कॉमन एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा इसी में क्या हो गया, कंटेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना है, अगर कोसेट्स हैं तो या वो टोटली आइडेंटिकल हो जाएंगे, टोटली डिफरेंट रहेंगे। अगर कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं तो फिर पूरे के पूरे कॉमन एलिमेंट कॉमन हो जाते हैं, पूरा का पूरा सेट ही उसके अंदर चला जाता है, ठीक। आगे इसी पे थ्योरम आती है कि अगर हम दो सब ग्रुप लेते हैं, ठीक है, तो और उनका यूनियन लेते हैं, तो यूनियन ऑफ सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ वन कंटेंट इन अनदर। इसी बेस पे अगर हम 2 सब ग्रुप लिए जी का और उनका यूनियन लेते हैं तो वो भी सब ग्रुप तभी बनाएगा जब पहला वाला दूसरे में कंटेंट करेगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, ठीक। ये इसी से आगे हम लोग ये वो डिड्यूस करेंगे। तो ये आपको कोसेट का मतलब हमें लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट कोसेट है, राइट कोसेट करना होता तो क्या होता, 2 को राइट में ऑपरेट कर देते, 4 को राइट में ऑपरेट कर देते, बट यहाँ पे आप राइट में ऑपरेट करो या लेफ्ट में ऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक। और चूंकि ग्रुप एबिलियन है, ठीक है, इसलिए यहाँ हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों ही क्या है, सेम है, टोटली सेम है, हर जगह ऐसा नहीं। अगर हम मैट्रिक्स को उठा ले, ठीक है, तो वहां पे AB नॉट इक्वल टू BA इन जनरल, वहां आराम से देखते हैं कि AB जो है BA के बराबर नहीं होता है। तो एक कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि जहाँ लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल हो जाते हैं। तो ये ध्यान देना है, ठीक।
तो अब अगला इस पे चलते हैं, ये तो हो गया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है कि कोसेट्स क्या सब ग्रुप बनाते हैं कि नहीं। अगर हमारा कोई सब ग्रुप हमारे पास हो जी का, ठीक है, तो क्या अगर हम कोसेट उठाएं उसका, कोसेट कितने बन सकते हैं, जितने जी में एलिमेंट है सबको ऑपरेट करा दें। अगर जी में 10 एलिमेंट हैं, हमने सब ग्रुप बनाया है अगर जी का कोई, तो हम 200 एलिमेंट को सब ग्रुप पे ऑपरेट करा सकते हैं, 10 कोसेट बन जाएंगे टोटल, 10 के 10 कोसेट। अब प्रॉब्लम ये है, क्या वो 10 टोटली डिफरेंट है, कुछ सेम भी तो हो सकते हैं ना, हो सकता है इस तरह वाला हो सकता है, क्या पता पहला वाला दूसरा वाला पहले को कांटेक्ट कर जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ठीक है। तो क्या वो टोटली डिफरेंट है या कुछ सेम हो रहे हैं या कुछ कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हो रहा है तो फाइनली डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हो रहे हैं, और अगर कोसेट्स हमें मिल रहे हैं तो क्या वो भी सब ग्रुप बनाएंगे। तो ये दो बातें हैं। तो पहली बात तो ये कि कोसेट सब ग्रुप बनाएंगे कि नहीं, इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं तो फिर उनका यूनियन लेंगे तो वो ग्रुप के साथ क्या रिलेशन बनाएंगे। दो चीजें हैं, यहां से हम पता करते हैं लैग्रेंज थ्योरम। तो पहले ये देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि क्या कोसेट जो है सब ग्रुप बनाता है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है बनाता है कि नहीं बनाता है, तो सीधा बोला था तुरंत हमें काउंटर एग्जाम्पल में जाना होगा, कुछ ऐसा सर्च करें जहाँ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, ना बनाए। तो चलिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, क्वार्टर्नियन ग्रुप क्यूवेट लेके चलते हैं। तो क्यूवेट में क्या होता था, प्लस माइनस 1 होता था, प्लस माइनस आई होता था, प्लस माइनस जे होता था, और प्लस माइनस के होता था, इतना होता था। 8 एलिमेंट्स हैं इसमें। और सब ग्रुप बनाया था तो बताया था सब ग्रुप क्या होता है, जिसमें आइडेंटिटी तो हो ही और एलिमेंट ऐसे हो कि वो ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करे, ठीक है। तो 1 के साथ -1 लेंगे, ये तो सब ग्रुप होगा ना, क्योंकि वो सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। -1 का इनवर्स -1 तो खुद ही आइडेंटिटी है, तो इसका इनवर्स वही तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। चलिए अब आप आई उठा लीजिए इसमें से, लेट आई बिलोंग्स टू क्यूवेट, ठीक है। अगर आई हमारा क्यूवेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम आई एच निकालते हैं। लेफ्ट कोसेट फॉर्म विद द एलिमेंट आई विच बिलोंग्स टू दैट जी और क्यूवेट। तो लेफ्ट कोसेट है ना, आई से बन रहा लेफ्ट कोसेट, तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट में एच के हर एलिमेंट में आई को लेफ्ट में ऑपरेट करा देंगे। आई को ऑपरेट करा है किसमें 1 में, और आई को ऑपरेट करा है किसमें -1 में। हमें क्या मिल गया आई और -1। ये सब ग्रुप है बिल्कुल नहीं, नॉट अ सब ग्रुप, आइडेंटिटी नहीं है ना इसमें, सब ग्रुप कहां से बने, नॉट अ सब ग्रुप। लिख देते हैं आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोसेट है तो सब ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो कोसेट हो तो सब ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा, तो ये हमें ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमें क्या क्या अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक देखा सबसे पहले कि ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड एच क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन क्या होता है, पहले भी देखा था, आज थोड़ा सा और डिटेल में देखा। सब ग्रुप पढ़ने के बाद कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन पे गए, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड एच क्या होता है और उसे कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कब होल्ड करता है, तो ये तब होल्ड करता है जब एच एक सब ग्रुप हो और ए और बी हम दो एलिमेंट उठाएं जी से, सच दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन वी से दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच, और दोनों इंप्लाई करते हैं, कन्वर्स ट्रू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास बनाता है जो सेट को क्या करता है, सेट का पार्टीशन करता है हर जगह बार बार, ठीक है। तो वो हमने देखा बाद में कि वो क्लासेस जो है वो क्लासेस कोसेट्स के बराबर हो रही है, राइट कोसेट हो या लेफ्ट कोसेट हो, वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू द राइट कोसेट
formed by A, equivalence class of A is equal to the left coset formed by A which belongs to G। ठीक है, हमने ये देखा। फिर आगे पढ़ रहे हैं कि अगर दो राइट कोसेट हैं तो या तो वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या टोटली डिफरेंट होंगे। ठीक, और नहीं तो तीसरा क्या हो सकता है, अगर दो राइट कोसेट है तो या तो डिफरेंट है या टोटली सेम है, या फिर कोई उसमें से एक जो है दूसरे में कॉन्टेन कर जा रहा है। तीन चीजें मिली हमको यहां से, या तो टोटली सेम हो जाए, फिर से 2 4 6 8 कुछ मिल जाए, या टोटली डिफरेंट हो जाए। ठीक है, या उसमें कोई और दूसरा कॉन्टेन कर जाए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है राइट कोसेट। ठीक है, चलिए दो राइट कोसेट हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इनका यूनियन जब हम लेते हैं, किसी भी राइट कोसेट का यूनियन लें या लेफ्ट कोसेट का यूनियन लें, ठीक है, किसी ग्रुप के हर लेफ्ट या राइट कोसेट का यूनियन अगर हम ले लेते हैं तो उसका उन सबका जो ऑर्डर होता है, टोटल ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के बराबर या उससे छोटा होता है। वहीं से लैग्रेंज थ्योरम निकल के आता है। तो लैग्रेंज थ्योरम में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कैसे लेफ्ट या राइट कोसेट निकालें। ठीक है, पहले तो कैसे लिखें। ठीक, फिर क्वेश्चन कहीं भी राइज होगा कि ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता है, तो आप आपको सीधा कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल खोजना होगा। जैसे क्यूएट हो गया, ठीक, तो क्यूएट में आपको सीधे आई और माइनस आई मिल गया। इसी में और सब ग्रुप बनेंगे अभी। ठीक है, 1 - 1 आई माइनस आई टाइप के चार एलिमेंट को उठा के, ठीक, ये भी सब ग्रुप बनेगा ना ये। ठीक है, ये भी एक सब ग्रुप होगा H2। ठीक है, आप इसमें भी आई से ऑपरेट करा दो। ठीक है, तो आई माइनस आई और 1 और -1। ठीक है, तो यहाँ तो वापिस ये बन जाएगा। यहाँ तो अगर हम आई को ऑपरेट कराते हैं तो सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं बन रहा है। ठीक है, इस केस में नहीं बन रहा है, इस केस में बनेगा लेकिन इस केस में नहीं बनेगा। तो अगर हम ये कहें कि क्या कोसेट्स हमेशा सब ग्रुप बनाते हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं। ठीक, और हमें वहाँ पे एक एग्जाम्पल देना होगा। आगे हम पढ़ेंगे लैग्रेंज थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सब ग्रुप और इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और यूनियन वाली केस ही यहीं से आएगी। अगर यूनियन ऑफ सब ग्रुप बनाते हैं आगे, ठीक है, दो सब ग्रुप के यूनियन में अगर सब ग्रुप बनाते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दूसरा वाला पहले में कॉन्टेंट हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो ये कहानी रही। तो हम लोग लैग्रेंज थ्योरम वाले काम पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इसमें प्रैक्टिस करना है और टोटल प्रैक्टिस करना है। ग्रुप क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, इसका तो क्वेश्चन भी लगाए होंगे। आप कोसेट्स में क्वेश्चन लगाने चाहिए, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी मिल सकते हैं। और एक खन्ना मामले के एग्जाम्पल्स थे जो भी आपको मैंने पूछे कि एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल जो कराए हैं। ठीक है, एक खन्ना मामले के एग्जाम्पल्स था, आप उसको भी उठाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। एटलीस्ट उसे ही लगा जाना वही अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप उसको लगाइए। ठीक है, फिर आगे अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो गैलियन तक भी जा सकते हैं। तो अभी तो आपको ये फिलहाल करना है। तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।